तो आज का हमारा जो टॉपिक पढ़ना है वो है अभिक्रिया मध्यवर्ती। अभिक्रिया मध्यवर्ती। अब ये मध्यवर्ती क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं दो तरीके से होती है। एक, अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया किया, बिना कोई झमेले के सीधा उत्पाद में बदल गया। दूसरा, अभिकारक क्रिया करने से पहले एक दूसरे रूप में बदलता है, जिसको हम मध्यवर्ती कहते हैं, इंटरमीडिएट, और फिर वो क्रिया करके उत्पाद बनाता है। ठीक है ना? तो ये जो बीच में बना पदार्थ है, बीच में बना हुआ पदार्थ है, वो कहलाता है अभिक्रिया मध्यवर्ती। तो माइक ऑफ कर लेना बेटा योगेंद्र। रासायनिक क्रियाओं के दो ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है ना? ऊर्जा के आधार पे ऊर्जा y अक्ष पर रहती है और x अक्ष पर अभिक्रिया की प्रगति। तो अगर ग्राफ सिंपल ऐसे बन रहा है, यानी ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रियत संकुल बोलते हैं, ठीक है ना? तो सक्रियत संकुल हमारा मध्यवर्ती नहीं होता है, पहली बात तो ये समझ लेंगे। बिना सक्रियत संकुल बने उत्पाद का निर्माण संभव नहीं है, ये हमने रासायनिक बलगतिकी में पढ़ा है। तो अभिकारक से सक्रियत संकुल से सीधा उत्पाद बन गया, ये एक पद की अभिक्रिया है, इसमें बीच में कुछ नहीं बनता। दूसरा तरीका ये होता है कि ऊर्जा और प्रगति सेम रहेगी। पहले आपका अभिकारक एक उत्पाद बनाएगा, फिर ये उत्पाद आगे चल के फाइनल उत्पाद में बदलेगा। तो ये हमारा जो है, ये जो हाइट वाले पॉइंट्स हैं, ये कहलाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रियत संकुल 1, और ये है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2। ये तो बनेगा ही बनेगा। और ये जो नीचे की ओर यहां दिख रहा है, ये है आपका मध्यवर्ती। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती किसी अभिक्रिया के दौरान बना ऐसा माध्यमिक पदार्थ होता है जिसको हम अलग से प्राप्त कर सकते हैं। ये अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है, क्रियाशील होता है, और आगे क्रिया करके मूल उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो ये मध्यवर्ती है। अब ये जो अभिक्रिया मध्यवर्ती है, हमारे पास मूल रूप से तीन प्रकार के, और नॉर्मली देखा है, और अगर हम एक्सटेंड करें तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्ब धनायन या कार्बोकेटायन, दूसरा है कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन, तीसरा है मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल, चौथा है कार्बीन, पांचवा है नाइट्रीन। तो हम शुरू के 3 को ज्यादा ध्यान से देखेंगे। तो ये ग्राफ आप बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है, मैं एक एक मध्यवर्ती के बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त मूलक। पहला मध्यवर्ती हमारा है मुक्त मूलक। ये क्या होता है? तो सबसे देखो, इसको 5 हिस्सों में हम पढ़ेंगे, 4 से 5 पॉइंट में। पहला हिस्सा इसका ए जो है, ये परिचय होगा। तो इस मुक्त मूलक या इस अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण समांस बंध के या सहसंयोजक बंध के समांगी या समांस विखंडन से होता है। जैसे मान लो R और X के बीच का बंध बीचों बीच टूट जाए, तो X अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, R अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, इस तरीके से ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो R के ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और X के ऊपर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह के अभिक्रिया मध्यवर्ती में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पहली बात तो ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
ये बहुत सक्रिय होते हैं, क्योंकि उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कराना है, तो ये बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। अब अगर हम कार्बन मुक्त मूलक की बात करें, तो आपको पता है कि कार्बन नॉर्मली कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। तो 4 बंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही समांश विखंडन होगा, यहां ध्यान रखना, समांश विखंडन, समांश विखंडन, बंध बराबर टूट रहा है, तो ये बना लेगा सी 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 के ऊपर, कार्बन के ऊपर एक डॉट और एक्स के ऊपर भी एक डॉट। तो अब हमारे कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बंध, 6 इलेक्ट्रॉन और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो ये तो परिचय हो गया। अब बारी आती है बी, बनाएंगे कैसे? निर्माण। निर्माण बहुत आसान होता है, 2-3 तरीका है। एक तरीका है प्रकाश के द्वारा, जैसे आप क्लोरीन ले लो Cl2 और उसको सूर्य के प्रकाश में रख दो, तो क्लोरीन के 2 मुक्त मूलक बन के तैयार हो जाते हैं। वहीं अगर आप एसीटोन ले लो CH3COCH3 और आपने इसको गर्म कर दिया, तो ये बनाता है पहले CH3CO, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, प्लस CH3, ये एक मुक्त मूलक है। और अगर आप इसको और गर्म करें इसी को, तो ये बना लेता है फिर से एक CH3 मुक्त मूलक और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो बनाने के खूब सारे रिएक्शन आपको दिए होंगे, कोई भी 2 रिएक्शन जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया निर्माण। तीसरा पॉइंट है संरचना। हम यहां बात करेंगे किसके? कार्बन वाले मुक्त मूलक की, क्योंकि कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो हर चीज किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे? कार्बन के परिप्रेक्ष्य में। तो यहां ये ध्यान रखें कि यहां जो कार्बन है वो sp2 संकरित हो जाता है। कार्बन sp2 संकरित होता है, 3 संकरित कक्षक बंध निर्माण करते हैं और एक बचे हुए p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है? इसकी संरचना जो होती है ये त्रिकोणीय होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय का मतलब चुंबक की ओर, हाँ बता रहा हूं, अनुचुंबकीय यानी चुंबक की ओर आकर्षित होता है, ठीक है? क्या दिक्कत है भाई? दिख रहा है? बेटा नेटवर्क की दिक्कत मैं दूर नहीं कर पाऊंगा ना, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है? जहां नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा वहां थोड़ा सा कितने लोगों को नहीं दिख रहा है भाई? क्या लाइट कम दिख रही है या कुछ, क्या दिक्कत हो रही है? आप अपना मोबाइल रोटेट कीजिए, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे अगर पूरा आ रहा है मतलब आपके स्क्रीन पे भी पूरा आना चाहिए, है ना? नेटवर्क की दिक्कत में ऐसा होता है बेटा, ठीक है? चलिए, तो संरचना में ये अनुचुंबकी, तो संरचना को हमने डिफाइन कर दिया। अब हम इसके स्थायित्व की व्याख्या करेंगे, ठीक है ना? तो अभिक्रिया मध्यवर्ती में हमारा जो महत्वपूर्ण मध्यवर्ती हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा अगला चौथा पॉइंट है स्थायित्व। तो मुक्त मूलक का स्थायित्व
मूलतः निर्भर करता है प्लस आई प्रभाव या अति संयुग्मन पर। आप दोनों के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप अति संयुग्मन के आधार पर भी इसके स्थायित्व को समझा सकते हैं और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर भी समझा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेथिल मुक्त मूलक है, इसमें कार्बन से सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन न तो इलेक्ट्रॉन देता है न आकर्षित करता है, यानी इस हाइड्रोजन के जुड़े होने से इस कार्बन को न तो कोई फायदा है न कोई नुकसान। अब आते हैं CH3CHH एथिल मुक्त मूलक। इसमें एक तरफ CH3 या एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ये एल्किल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉनों को किसकी ओर देता है? कार्बन की ओर देता है। इससे होता यह है कि जो कार्बन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये कुछ हद तक अपने आप को युग्मित महसूस करता है, और युग्मित महसूस करेगा तो क्या होगा? ज्यादा क्रिया नहीं करेगा, स्थायी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ले लीजिए आप, मैं भटगांव अगर आऊं और 2 कंडीशन की कल्पना कीजिए आप कि मैं भटगांव में आता हूं, मैं भटगांव में किसी को नहीं पहचानता क्योंकि मेरे लिए वो नई जगह है। तो ऐसी स्थिति में अगर भटगांव के मेरे आसपास के पड़ोसी लोग मेरे से अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से मिलते जुलते हैं, तो मेरे को अच्छा लगेगा और मैं भटगांव में रुकना पसंद करूंगा, यानी कि वहां रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं जितनी जल्दी काम खत्म होगा उतनी जल्दी भटगांव छोड़ के वापस आ जाऊंगा। यानी मेरी क्रियाशीलता इस बात पे निर्भर कर रही है कि वहां के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो मेथिल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव देता है, जिसकी वजह से कार्बन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ सीमा तक युग्मित महसूस करता है और स्थायित्व बढ़ जाता है। अगर 2 CH3 होंगे तो और अच्छी बात है, यानी स्थायित्व और बढ़ जाएगा। और अगर 3 CH3 है तब तो क्या बात है, बहुत ही शानदार है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे इसका स्थायित्व भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यह है आपका मुक्त मूलक के स्थायित्व के बारे में। इसके बाद बारी आती है, आप यहां तक लिख के काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरीके से करता है 1-2 दे सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट 5वां, यानी ABCD के बाद 5वां पॉइंट इसका होता है अभिक्रियाएं। मुक्त मूलक किस तरह की अभिक्रियाएं करता है? तो मुक्त मूलक सबसे पहली अभिक्रिया करता है A, योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको कोई दूसरा ऐसा मिल जाए तो ये तुरंत उससे क्या होगा? जुड़ जाएगा। जैसे क्लोरीन मुक्त मूलक दूसरे क्लोरीन मुक्त मूलक से जुड़ के क्या बना सकता है? Cl2। यही क्लोरीन मूलक एक CH3 मुक्त मूलक के साथ जुड़ के क्या बना सकता है? CH3Cl। तो दोनों जुड़ गए, इसलिए योग अभिक्रिया। B, हाइड्रोजन का अपोहन। जैसे मेथेन 4 हाइड्रोजन रखता है, इस पर अगर एक क्लोरीन आके जुड़ना चाहे तो इसके साथ बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कार्बन पूरी तरह से संतुष्ट है। तो ये क्या करता है? उसके हाइड्रोजन को मुक्त मूलक के रूप में निकाल के खुद को जोड़ लेता है, तो HCl बना लेगा और एक नया मुक्त मूलक पैदा हो जाएगा CH3 का। ठीक है, तो इसने अपने को संतुष्ट कर लिया, दूसरा असंतुष्ट होता है, होने दो। तीसरा है असमानुपात या विषमानुपात भी बोल सकते हैं इसको। जैसे एथिल मुक्त मूलक CH3CH2 ये मुक्त मूलक है, प्लस CH3CH2 ये इसी का दूसरा मुक्त मूलक है। तो ये क्या करता है? इसका एक हाइड्रोजन ले लेता है, तो ये भी मुक्त मूलक हो जाएगा।
और ये दोनों मुक्त मूलक आपस में जुड़ के CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेंगे, जबकि एक बना लेगा CH3 दोनों एक जैसे मुक्त मूलक क्रिया करने के बाद दो अलग अलग उत्पादों में बदल गए। एक ने हाइड्रोजन दे दिया, दूसरे ने हाइड्रोजन ले लिया, ये कहलाया विषमानुपात। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मुक्त मूलक क्या है समझाइए या टिप्पणी लिखिए, तो आपको इतने बिंदुओं में इसको समझाना है, ठीक है ना। इसके बाद अब हमारा दूसरा आ जाते हैं। पहला हमारा मध्यवर्ती खत्म, दूसरे मध्यवर्ती के बारे में बात करते हैं। दूसरा मध्यवर्ती हमारा है कार्ब धनायन या कार्बोनियम। कार्बोकेटायन, केटायन यानी धनायन, या इसी को कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है, कार्बोनियम। तो पहली चीज इसमें भी हम देखेंगे परिचय। जब कार्बन से जुड़ा हुआ कोई समूह बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो कार्बन पर एक धनावेश आ जाता है। ऐसा धनायन जिसमें धनावेश कार्बन परमाणु पर पाया जाए वो कहलाता है कार्ब धनायन। देख लिया कैसे बन रहा है। अब इस कार्ब धनायन की खासियत क्या है कि इसके संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 2 4 2 6, और एक इसमें धनावेश पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया परिचय हमारा। दूसरी बात, अब हमको इसका जानना है निर्माण, कैसे बनाते हैं इसको। बहुत सरल है, कई तरीका है। जैसे अल्कोहल पर प्रोटॉन जोड़ दो, CH3 CH2OH, अम्लीय माध्यम में ले लिया हमने, H+ जोड़ दिया तो H यहां जुड़ जाएगा, ये हो गया CH3 CH2OH2, ये प्लस, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और अगले ही पद में आपको मिल जाएगा CH3 CH2 के ऊपर धनायन और H2O बाहर। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा, प्रोटॉन आप कीटोन में ऐड कर दीजिए तो भी बन जाएगा। तो ढेर सारे तरीके हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O पर आप H+ जोड़ दीजिए तो ये बना लेता है COH, यहां क्या आ जाएगा प्लस। इस तरीके से बन सकता है। और भी तरीके हैं, 2-3 तरीके आप देख सकते हैं। तो निर्माण हो गया। निर्माण के बाद तीसरा पॉइंट हमारा है संरचना। क्रम का ध्यान रखेंगे, आपके लिए आसानी होगी। तीसरा है संरचना। तो यहां भी पहली बात, कार्बन sp2 संकरित होता है। दूसरा, 3 sp2 या संकरित कक्षक बंध बना लेते हैं। तीसरा, एक p कक्षक रिक्त होता है। चौथा, इसकी संरचना त्रिकोणीय होती है। पांचवा, ये प्रतिचुंबकीय होता है क्योंककि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। बहुत सरल है, Ca2 3 R1 R2 R3 और एक p ऑर्बिटल आप यहां बनाइए जो खाली रहेगा। ये हो गई इसकी संरचना। ठीक है, कार्ब कैटायन की संरचना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका स्थायित्व, इसका और मुक्त मूलक का स्थायित्व बिल्कुल एक जैसा होता है। तो
कार्ब कैटायन का स्थायित्व भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या अति संयुग्मन के। ठीक है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या अति संयुग्मन के समानुपाती होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम मेथिल धनायन लें तो यहां हाइड्रोजन के कारण इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर अगर हम CH3 ले लें तो हम सब जानते हैं कि CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दान करता है, देता है, तो कार्बन के धनावेश में कमी आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और हमारे कार्बन के पास धनावेश है। तो ऋण जब धन के नजदीक आएगा तो वो धन की उतनी मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा, और धनावेश जैसे जैसे कम होता जाएगा स्थायित्व बढ़ता जाता है। आप CH3 की जगह R भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्राथमिक से ज्यादा द्वितीयक, द्वितीयक से ज्यादा तृतीयक कार्ब धनायन स्थायी होता है। तो 4 पॉइंट्स हमने इसके पढ़ लिए। अब 5वां पॉइंट है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। हम 2 अभिक्रिया देखेंगे सिंपल। ए योग क्रिया, ये कार्ब धनायन है, CH3 CH2 प्लस है, किसी भी ऋणायन से आसानी से क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा और बना लेगा CH3 CH2 OH। आप OH की जगह Cl रख दीजिए, Br रख दीजिए, ये आपके ऊपर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा है प्रोटॉन का विलोपन, प्रोटॉन हटा दे ये, जैसे एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। मान लो CH3 CH2 प्लस है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का बंध उठा के यहां दे देगा, H बाहर निकल आएगा। तो यहां क्या हुआ, H प्लस के रूप में बाहर निकाल दिया गया और ये बदल गया CH3C डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो 2 रिएक्शन काफी है आपके लिए, इतना बताना है। कार्ब धनायन समाप्त हुआ। तो कार्ब धनायन में आपने 5 पॉइंट्स पढ़े। पहला परिचय, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे सामान्य तौर पे बनता है। दूसरा आपने पढ़ा उसमें कि उसका निर्माण कैसे होता है, तो 2-3 अभिक्रियाएं हमने उसके बारे में देखी। तीसरा संरचना कैसी है, चौथा स्थायित्व कैसा है और क्यों है, और अभिक्रियाएं कैसे करता है। 5 पॉइंट। इसके बाद आपको अगला टॉपिक है कार्ब ऋणायन। कार्ब एनायन कहेंगे इसको, या कार्बेनियन भी कहा जाता है। तो परिचय क्या है इसका, जब कार्बन से जुड़ा हुआ कोई समूह विषमांश विखंडन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर बाहर निकल जाता है तो कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है। इस तरह का ऋणावेशित कार्बन कार्ब एनायन के नाम से जाना जाता है। आप यहां देखें कि कार्बन के पास अब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है और एक ऋणावेश है। तो ऐसा ऋणायन जिसमें ऋणावेश किस पर हो, कार्बन पर हो, ये कहलाता है कार्ब ऋणायन। ठीक है,
तो अब हमारे पास दूसरा पॉइंट इसके लिए जानना है, निर्माण कैसे बनाते हैं हम इसको। तो निर्माण के लिए हमको देखना होता है कि इसमें ऐसा समूह हो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, ठीक है। तो देखिए, ऐसा तब होता है जब HCH2NO2 जुड़ा हो, ठीक है ना। अब ये NO2 बहुत तेजी से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। NO2 बहुत इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है। तो यहां एक क्षार OH माइनस इसके हाइड्रोजन से बंध बना लेता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। तो आप देखेंगे कि क्या हो गया, CH2 के ऊपर आ गया ऋणावेश NO2 के कारण और H2O बाहर, यानी H को प्लस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। किसी बच्ची का बेटा मोबाइल कैमरा ऑन है, आप है ना बंद कर लें। इसके अलावा जैसे एल्डिहाइड है CH3CHO, आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, तो OH की उपस्थिति में ये CH2 अपना एक H प्लस के रूप में निकाल देगा और ये भी बदल जाएगा CH2 माइनस CHO H2O। तो इस तरीके से 2-3 रिएक्शन आप बता सकते हैं। अब आते हैं हम इसके संरचना के बारे में। कार्ब ऋणायन की संरचना, तीसरा पॉइंट हमारा है। यहां पर कार्बन sp3 संकरित होता है। दूसरा, 3 संकरित कक्षक बंध बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, एक संकरित कक्षक में असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इसका मतलब यह है ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो साझा नहीं हो रहा है। चौथा, संरचना पिरामिडीय होती है और ये भी प्रतिचुंबकीय होता है। तो अगर हम इसकी संरचना को बनाएं तो कार्बन एक मैं लोब बना देता हूं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला है तीसरा पॉइंट, बाकी 3 जगह ये बंध बना रहा है, R1 R2 R3। तो जहां बंध बन रहा है उसी को संरचना में हम काउंट करते हैं, तो ये संरचना पिरामिडी दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट चीज की, जो है स्थायित्व। चौथा टॉपिक है हमारा स्थायित्व। कार्ब आयन का स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है +I प्रभाव, यानी जैसे जैसे +I प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे स्थायित्व घटता जाएगा। देखिए क्यों, आप मेथिल मुक्त मूलक को देख लें, यहां हाइड्रोजन कार्बन के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन अगर आप एथिल ऋणायन पर देखें तो ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर देता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, कार्बन पर पहले से ऋणावेश है और ऋणावेश आ रहा है, तो ऋणावेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आवेश जब भी बढ़ता है स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद
CH3 CH3, यहां आप देखिए 2 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिससे कार्बन पे ऋणावेश की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, स्थायित्व कम हो जाएगा। तृतीयक में 3 CH3 ऐसा कर रहे हैं तो स्थायित्व बहुत कम हो जाता है। यही आपको देखना है। स्थायित्व कम होने का मतलब है कि यहां क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कार्बन आयन का रिएक्शन। अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं करता है, जिसमें योगात्मक अभिक्रिया, हम एल्डोल संघनन नाम सुना होगा आपने, वो एक बढ़िया अभिक्रिया है ना। योगात्मक कैसे होता है, चलिए देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH एक एसिटाल्डिहाइड का अणु है और एक कार्ब ऋणायन इसी से बना हुआ है, CH2 माइनस CHO, अभी अभी बनाया था। ये अपने माइनस से कार्बन पे आक्रमण करता है और ऑक्सीजन का एक पाई बंद उसके साइड चला जाता है। तो ये क्या बन गया, CH3 CH, और ये जुड़ गया CH2 CHO। अब ऑक्सीजन पे क्या हो गया, हमारा माइनस चार्ज आ गया। ये माइनस जैसे ही क्या होगा, ये बंध जो है आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग के किससे जुड़ जाएगा, एक मिनट, ठीक है। अगले स्टेप में कुछ खास नहीं, एक H+ आके जुड़ेगा इससे और ये क्या बना लेगा, CH3 CH, और ये हो जाएगा OH CH2 CHO। ये एल्डोल है, अल्फा बीटा, बीटा पे OH होना और CHO ग्रुप को साइड में या कीटोन हो तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनना, एल्डोल संघनन। ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी होती हैं और ये ऋणायन किसी धनायन से क्रिया करके योग भी दर्शा सकता है। तो सरल अभिक्रियाएं हैं।